हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो आपका यूपी बीएड है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेकंड पेपर जो होता है आपका सेकंड टाइम पे, जैसे कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देंगे यूपी बीएड, तो आपका दो पेपर होता है, दो शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में आपको 50 हिंदी के प्रश्न देने होंगे और 50 जीके जीएस के, और दूसरी शिफ्ट में 50 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और 50 जीके जीएस के। तो वही 50 जीके जीएस के आज मैं अभी क्वेश्चन लाया हूँ। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, 2022 में आए हुए प्रश्न हैं, जिसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरे हों तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हम चल रहे हैं, जो क्वेश्चन है 1 से 50 जो तक के क्वेश्चन थे वे पूरे रीजनिंग थे, और उसके अलावा अब हम 51 से लेकर के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये राइट आंसर है आपके, क्योंकि आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, किसके कौन से लेखक हैं, और साथ ही साथ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके क्या कहते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं पर्सनली बस 1 ही 2 दिन में एक वीडियो लाऊंगा, जिसमें सारे दिवस, पूरे वर्ष के जितने दिवस मनाए जाते हैं, जितने प्रमुख दिवस हैं, उसको बनाऊंगा पर्सनल एक वीडियो में। और एक वीडियो ऐसा लाऊंगा सारे लेखक और सारे क्या कहते हैं जो किताब हैं, जो उपन्यास हैं, जो जिसने लिखी है वो बताएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन जो था, इसमें क्या था कि मौलाना अबुल कलाम ने इस जो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी, ये किताब भारत की आज़ादी पर आधारित है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है साथियों कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पुस्तक जो इंडियन विंस फ्रीडम थी, ये किस पर आधारित है? तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा भारत की आज़ादी पर आधारित। तो आप इसको राइट कर सकते हैं। इन्होंने गुबार खातिर तरजीही तज़किरा तुजुर्मानुल कुरान आदि कई पुस्तकें लिखी है, क्योंकि विजय लक्ष्मी पंडित एक भारतीय राजनीतिक एवं राजनयिक थे, जो कि 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक जीवन में दुनिया के अग्रणी महिलाओं में से एक थे। ऐसे ही बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन आपका आ गया 52 नंबर, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आपका है जो ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी। ये ऐसा क्वेश्चन था साथियों जो कि 2022 में एग्जाम में पहली फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना था और सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मिडनाइट जो चिल्ड्रन है, ये एक उपन्यास है। इसके लेखक जो हैं आपके सलमान रुश्दी हैं, और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था विदेशी जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्वतंत्रता से के संबंधित में। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार बनते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, जो 53 नंबर क्वेश्चन हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो ऐसे क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो क्योंकि आपको पता है 4 प्रकार के लोग आए भारत में, तो उनमें से एक पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार स्थापित किया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर राइट जो है वो ऑप्शन सी है, 1510 ईस्वी में, क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 से 1509 को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद अल्फांसो डी अल्पबुर्क 1509 से 1515 तक रहा है गवर्नर। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ऐसे ही इसने कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया, और उसके बाद 1510 में इसने पूरे बीजापुर से लेकर के आदिल शाही सुल्तान ने गोवा को जीत लिया, और गोवा पर विजय करने के बाद दक्षिण से पश्चिमी समुद्री तट तक पुर्तगालियों ने नौसैनिक प्रभुत्व का मुहर लगा दी। और इसी प्रकार से यहाँ पर भारत में क्षेत्रीय जो पुर्तगाली थे उनके राज्य की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपके कितने प्रश्न हो गए आपके इस अभी तक में? आपके 3 प्रश्न हमने बताए इस वीडियो में, और काफ़ी तेज़ी से चलेंगे, क्योंकि और क्वेश्चन साथियों रिलेटेड बताने में समय जाता है और वीडियो इसीलिए लंबा होता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस अनुच्छेद
का संविधान की आत्मा का हृदय कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन क्या है राइट आंसर आपको बता दें, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है अनुच्छेद 32, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपको बता दें, मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं सख्त विहीन है जब तक कि कोई प्रभावी और मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह के अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसीलिए अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन पर नागरिकों को उच्चतम न्यायालय पर जाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया और उसे संविधान का हृदय एवं आत्मा से संबोधित किए। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि 55 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद है, मैंने पिछले वीडियो में बनाया था और बताया भी था। उनमें 3 अनुच्छेदों को मैंने बताया था, 352, 356 और 360। ये तीनों राष्ट्रीय आपातकालीन से संबंधित है। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मैंने बताया था और इसमें राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा। पहला नंबर है जो कि 352, ऑप्शन नंबर ए। तो 352 और 360 ये दो जो आपको हैं इस वक्त राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित हैं। और फिर से बता दे रहा हूँ कि 352 से 360 तक के जो आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित किया गया है, 352 से 360 तक भारत में किसी प्रकार की भाग में सुरक्षा होती है, सुरक्षा, युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण यदि खतरा पड़ता है तो ये ऐसा कदम उठाया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या है आपका, जो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है 56 नंबर क्वेश्चन। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे जाता है? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह, जो कि मैंने पहले वीडियो में बनाया था और बताया भी था कि जो कोच्चि बंदरगाह है इसे अरब सागर का रानी भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग आप लोग जानते ही होंगे, 2022 में किसने खिताब जीता था? तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद एफसी। हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग खिताब को जीता था। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? जो जनरल विपिन रावत हैं उनके मरने के बाद अर्थात उनके मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार उनको दिया गया? तो इसका राइट आंसर है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पुरस्कार से संबोधित किया गया उनके मृत्यु होने के बाद। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। और वे चीफ ऑफ डिफेंस थे, क्योंकि आपके जानते हो भारत रक्षा के लिए वे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। और अगला प्रश्न जो है 59 नंबर, उमाशंकर मिश्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उमाशंकर मिश्र जो हैं वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उमाशंकर मिश्र सितार से संबंधित है। तो इसके बाद ऐसे और प्रश्न आ जाते हैं। सरोद। सरोद जो है एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसमें अमजद अली खां, अली अकबर खां संबंधित है। संतूर है जो कि भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा से संबंधित है। सारगी जो है उस्ताद बी खां, बिंदा खां, गोपाल जी मिश्र से संबंधित है। तो इस प्रकार से प्रश्न हैं आपके। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? जो आपका ताजमहल बनवाया थे वो शाहजहाँ ने बनवाया था। और इस प्रकार से ये कहाँ पर स्थित है आप जानते हैं, आगरा में। तो ये ताजमहल में जो पत्थर लगाए गए हैं, बहुत सारे संगमरमर के पत्थर लगे हैं। तो ये सारे जो पत्थर है ये कहाँ से लाया जाता था? जो संगमरमर के पत्थर से बनाया गया था ताजमहल। तो ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहाँ द्वारा अपनी बेगम की मुमताज़ की याद में बनवाए थे। ताजमहल की सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना खान से लाया गया था। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिनका हाथ बाद में काट दिया गया। तो ये जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, इनका ये ताजमहल बनाने के बाद हाथ को काट दिया गया था, क्योंकि आपको बता दें कि ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन 4 देंगे और इसमें से आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। और इस प्रकार से आपको पता ही होना चाहिए कि 1884 से 1888 के बीच तक रहा है ये लॉर्ड डफरिन और भारत का वायसराय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है मीर कासिम तथा मोहम्मद शाह, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला, तीसरा है लॉर्ड क्लाइव तथा मीर जाफ़र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, जो कि आपको हिस्ट्री बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है। पूरे जीके जीएस आपको पढ़ना होगा और मैं लगातार पूरे 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लाएंगे आप लिए जीएस के दोनों पेपर के, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से आपके लिए पूरे हम सेट लाते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, यज्ञ की देखरेख कौन करता है? यज्ञ की देखरेख कौन करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपका। पहला दिया है होत्र होता, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा उद्राता और चौथा अर्धवायु अर्धवायु। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है यज्ञ की देखरेख करते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 64 नंबर प्रश्न साथियों। 64 नंबर जो प्रश्न आपका है ये है, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई थी? ये क्वेश्चन आपको बहुत फेमस क्वेश्चन जाना गया होगा। सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इटली के आक्रमण पर किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। मोरक्को को इटली ने जीत लिया था आक्रमण करके। और इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रुद्रदामन। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। ऐसे ही आ जाते हैं आपके क्वेश्चन, जो कि गिरनार अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी के पास स्थित है। और शक शासक रुद्रदामन ने 150 ईस्वी में इस स्तंभ लेख की स्थापना की। इस भाषा संस्कृति को लिपि ब्राह्मणी लिपि या संस्कृति लिपि में लिखा गया है। भारत का पहला लेख है, जबकि ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से तथा प्रयाग अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है। इस प्रकार आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें 2 ऑप्शन राइट आ गए थे। ये अपवाद में क्वेश्चन चला जाता है। इसमें आप यदि कोई भी एक सही मारे हैं दोनों में से तो आपका क्वेश्चन ये सही कर दिया जाता है। अगले प्रश्न को चलेंगे। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फैक्ट्री से था? मंगल पांडे का जो है संबंध किस इन्फैक्ट्री से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 34 NI। ये मंगल पांडे का संबंधित इसी फैक्ट्री से था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासन काल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासन में काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, कश्मीर में हुई थी। तो आपको चलते हैं, आपको चारों बौद्ध संगीतियाँ बता देते हैं, क्योंकि इनमें से एक बौद्ध संगीति जरूर पूछा जाता है। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जगह जगह पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उससे संबंधित जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आपका जो प्रथम बौद्ध संगीति है ये आपका हुआ था राजगिरी में 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगिरी में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो 383 ईस्वी में वैशाली स्थान पे हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे सर्वकामी थे।
और इसका जो शासन किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र जगह पे हुआ था जो तृतीय बौद्ध संगीति है। और इसके जो शासन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोगल्लीपुत्र तिस्य थे। तो इस प्रकार से तीनों बौद्ध संगीतियाँ हुई। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो अभी हमने आपको बताया है, ये कुंडलवन में हुआ और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क इसके क्या कहते हैं शासनकाल में हुआ था ये चतुर्थ बौद्ध संगीति। और इस प्रकार से चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बच जाता है, हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार आपका जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो जाता है अंत में, और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न से किस से था। तो स्वराज पार्टी का संबंध जो है स्वराज पार्टी का संबंध जो है आपका किससे संबंधित था, तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपके CR दास हैं, CR दास से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होना चाहिए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 71 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे सुमेलित वाला क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको सुमेलित करना होता है, तो सही सुमेलित आपको बेहतरीन तरीके से कर लेना। भारत परिषद अधिनियम 1892 किससे सम्मिलित है, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना से। पार्लियामेंट्री सुधार 1919 किससे संबंधित है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत से। और मांगेटियो चैम्सफोर्ड सुधार 1919 किससे संबंधित है, प्रांतों के द्वैत शासन से। चैम्सफोर्ड सुधार जो है मांटेग्यू। और भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति तथा केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत से है। भारत शासन अधिनियम 1935 में जब आया और ये पारित हुआ तो प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई, उसे केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका, उसकी डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने इन्हें राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। हमारी आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इस केसरिया रंग को जागृत शौर्य व त्याग का सफ़ेद रंग और सत्य की पवित्रता सफ़ेद रंग बताता है, और हरा रंग जीवन की समृद्धि का प्रतीक और हरियाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता जताई थी, और बाद में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रकार से आपका राष्ट्रीय ध्वज था। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो करंट से रिलेटेड शायद आया था, या फिर बहुत होते हैं कि पुराने क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो फर्स्ट पेपर में आपको ज़्यादा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 1942 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान में हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, वे कौन सी अपक्रिया हुई थी। तो उसमें कौन सी अपक्रिया हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 आपको दिया गया है, तो विस्फोट अपक्रिया हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय 15 टन और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन 20 टन नामक परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम के विखंडन की अभिक्रिया होती है और किसी बड़े नाभिक व छोटे 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूट जाना नाभिक विखंडन कहलाता है। इस प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है साथियों। और आपका 73 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप 74 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो जो अगला प्रश्न है वो है आपका क्या, अगला प्रश्न है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है वहीं से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी एक होकर के गंगा नदी बनाती हैं। तो देखिए, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी जो देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, देवप्रयाग में उत्तराखंड में राज्य में स्थित है, और यहाँ पर श्री रघुनाथ जी का मंदिर भी है। और देवप्रयाग में
अलकनंदा नदियों के संगम पर बसा हुआ है और यही दोनों नदियों की धारा एक हो जाती है और आगे चलकर ये क्या करती हैं, गंगा कहलाती हैं। वहीं से गंगा का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। जकोटा त्रिकोण से संबंधित देश है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी कोरिया, वियतनाम और जापान। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से किस इस्पात उद्योग से संबंध सुमेलित है। तो आपका इस्पात उद्योग से संबंधित भी मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें सारे इस्पात उद्योग, जो प्रमुख इस्पात उद्योग हैं, उनको बताऊंगा, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। साथियों, आप सभी ये समझ लीजिए कि आपके लिए जो भी मैं वीडियो लाऊंगा बहुत बेहतरीन और बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे, आप लोग इंतजार करिए। तो देखिए, कुछ इस्पात उद्योग जो जहाँ से संबंधित है, ध्यान दे दीजिएगा। तो दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है वो है पश्चिमी बंगाल में, और भिलाई इस्पात जो संयंत्र है वो है छत्तीसगढ़ में, राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है, और सलेम जो है वो तमिलनाडु में। इस प्रकार से उसके जो है इस्पात संयंत्र इस्पात उद्योग आते हैं। निम्न से कौन सा सुमेलित है, सुमेलित करना है आपको। हाँ, राज्य दिया है और उनके यहाँ के कुछ प्रमुख क्रीडा दिए हुए हैं। दुग्ध जल प्रताप, अगला प्रश्न है साथियों। दूध सागर जल प्रताप, दूध सागर जल प्रपात कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोवा में है, दूध सागर जल प्रपात। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। नामचिक नमफुक कोयला कहाँ किस क्षेत्र में है। तो ये आपका पता ही होगा, कोयला कहाँ मिलता है आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 80 नंबर प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, 4 मंडल आपको पता ही है, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो सबसे गर्म मंडल कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे गर्म मंडल होता है। इस प्रकार से आपको बता दें कि पृथ्वी में संलग्न निचली परत में क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल सर्वाधिक गर्म होता है क्योंकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई तथा साथ पार्थिव विकिरण के प्रभाव के कमी के कारण तापमान में कमी आती है, और इस प्रकार से क्षोभ मंडल में ही बादलों का निर्माण होता है। और चक्रवात जो होती है वो प्रति चक्रवात पवन प्रवाह जैसी दशाएं विकसित होती हैं। और वायुमंडल की परतें जो है वो 4 हैं, आपको पता होनी चाहिए। क्षोभ मंडल पहला है जो 18 किलोमीटर तक है, और 18 किलोमीटर, और जो समताप मंडल है 18 से 60 किलोमीटर, मध्य मंडल 60 से 80 किलोमीटर, और आयन मंडल जो है वो 80 से 400 किलोमीटर। बहिर्मंडल एक है आपको, वो है 400 किलोमीटर। ये 4 मंडल होते हैं, जिनमें जो क्षोभ मंडल है ये सबसे गर्म मंडल होता है, और इस मंडल में ही बादलों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि कौन से मंडल का कितनी दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। तो इसका जो आपको राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सह्याद्री। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित करना है आपको। इसमें कुछ दर्रों का नाम दिया है और इन दर्रों को उन राज्यों से संबंधित करना है जो राज्य में वह दर्रा है। तो इसको हम लोग सही सुमेलित करेंगे तो शिवकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है, और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से तिब्बत से जोड़ता है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। रंगीत नदी कहाँ बहती है। तो रंगीत नदी आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 राज्य किन में बसती हैं। तो इसका ऑप्शन है जो ए, इस जगह ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जो आपके रंगीत नदी है वो बहती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। हमारा पूरे 83% हो गए, और 83% होने के बाद अब 84% हम लोग देखेंगे। कर्क रेखा, आज हम आपको बता दें कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता ही होगा, जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच से एक रेखा गई हुई जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और यदि कर्क रेखा पर सूर्य आ जाते हैं तो मध्य गर्मी और बहुत तेज़ी से गर्मी माना गया जाता है। कर्क रेखा पर सूर्य के आने का मतलब ये है कि आपके 90 डिग्री पर कर्क रेखा मतलब सूर्य आपका आ जाता है। और इसको आपको तैयार करने का सबसे आसान ट्रिक हम बता देंगे। तो सबसे आसान ट्रिक है जो कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। तो इसका पहले ऑप्शन बता दें, ऑप्शन नंबर ए सही है, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। और अगर ट्रिक बता दें आपको तो गमछा झार के मित्र, या फिर गर्म छाछ पित्रम,
ऐसा दोनों ट्रिक में से सारे नाम आ जाते हैं, गरम, छाछ, पित्रम, उल्टा सीधा करके सारे राज्यों के नाम आ ही जाएंगे जिनसे क्या कहते हैं कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आपको पता ही हो गया। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है कौन सा राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी, 37, अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत ही कम प्रश्न बचे हैं आपके, 10 प्रश्न और हैं जो कि आपको जानना है, 10 से 14 प्रश्न, और यहाँ से वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन सा जो पदयुक्त कर सकता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है कौन सा पदयुक्त कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा पारित अभियोग के आधार पर राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि जो होती पदावधि होती है 6 वर्ष से 65 वर्ष आयु तक, और अन्य आयुक्तों की पदावधि होती है 6 वर्ष से 62 वर्ष। तो 87 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न से राष्ट्रपति कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपको मिलाना है, देख लीजिए साथियों, 4 ऑप्शन है जिनमें से ऑप्शन नंबर डी है जो फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर की वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा, ये आपका राइट आंसर है। अब हम आपको लेकर चलते हैं 88 नंबर प्रश्न। भारत में कितने बार आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो पूरे 3 बार भारत में आपातकाल आज तक में लागू किया जा चुका है। तीनों कब कब लागू किया गया और किस लिए लागू किया गया भारत में आपातकाल, ये आपको हम बता देते हैं। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, मैंने बताया है अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, 356 से लेकर 360 तक जो भी हैं वे पूरे आपातकाल से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो 352 में उल्लेखित है और राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अब तक 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। तो पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था वह कब लागू किया गया था? 1962 से 1968 तक में, क्योंकि 1962 में चीन के साथ भारत का भीषण युद्ध हुआ और उस समय भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त। 1968 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, क्योंकि चीन के साथ युद्ध होने के बाद भारत काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और उसी के उपरांत मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और पाकिस्तान से भारत युद्ध किया और उस वक्त भारत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था 1962 से 1968 तक में। और सेकंड बार जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया तो वो 1971 से 1975 तक में भारत पाक युद्ध के ही दौरान फिर से राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। और तीसरी बार जो आपातकाल लागू हुआ था 1975 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर। इंदिरा गांधी की सरकार में एक बार आंतरिक अशांति हो गई थी, बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगे थे, इसलिए राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। संविधान के उद्देश्य का किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये है संविधान की उद्देशिका के मौलिक अधिकार में इसका वर्णन नहीं है। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि 90 नंबर प्रश्न है। सिर्फ 10 प्रश्न और बच रहे हैं आपके वीडियो की समाप्ति की ओर। और अभी भी बता दे रहे हैं यदि आप यूट्यूब पर हमारे नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर आपको बता दें जो ऑप्शन नंबर सी है, बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और उन्होंने एक पंचायती राज व्यवस्था बनाई और इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता संबंधित है। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो ये किस सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन नंबर डी है, राजमन्नार आयोग द्वारा गठित समिति थी ये और इसी समिति के द्वारा इस परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 92 नंबर, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो उद्देशिका में जो है 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। 92 नंबर प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्योंकि भारत में 1976 के संविधान संशोधन के बाद
तीन शब्द जोड़े गए भारत में, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े गए हैं, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, संसदीय प्रक्रिया द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 94% जो संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिए हुए हैं 4 ऑप्शन ए बी सी डी, और इसमें से राइट आंसर है आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण संघात्मक सरकार के होता है। तो 95 नंबर प्रश्न चलते हैं, उसके बाद सिर्फ 4 प्रश्न और बचेंगे वीडियो समाप्ति की ओर। तो 95 नंबर जो प्रश्न है वो ये है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आपको भारत को जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय पशु हैं, जो भी राष्ट्रीय चीज़ें हैं, चाहे किसी राज्य का हो, राज्य का जो कोई चिन्ह हो उसको, और राष्ट्र का पूरे भारत का, ये जरूर याद करने लायक है। इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बने हुए हैं। और इसका जो राइट आंसर है आपका, भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है, वृक्ष है, जो राष्ट्रीय वृक्ष का क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी जो है बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। इसी प्रकार से कुछ राष्ट्रीय प्रतीक को आपको हम बता दें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, और भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है साथियों। और इसी प्रकार से भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद मैंने बताया। और भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है वे तिरंगा है। तो और राष्ट्रीय पुष्प यदि आपको पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। और राष्ट्रीय गान भी पूछा जाता है, जनगण मनगण है। और राष्ट्रीय जो फल है वो आम ही है। राष्ट्रीय जो आपको क्या कहते हैं गीत माना गया है वो वंदे मातरम माना गया है। और राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को माना गया है। इस प्रकार से राष्ट्रीय खेल भी है, आपको बता दें राष्ट्रीय खेल भी आता है हॉकी। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी। और राष्ट्रीय मिठाई में शायद जलेबी माना गया है। तो जलेबी आपको अगर ऑप्शन में मिलेगा तो उसको ज़रूर मार दीजिएगा। तो ये राष्ट्रीय कुछ प्रतीक हैं जो आपको हमने बता दिए। एग्जाम में, हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में भी एक क्वेश्चन जरूर इससे बन ही जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है ये भी जान लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपको आएगा ऑप्शन में, तो गंगा की डॉल्फिन। गंगा की जो डॉल्फिन है ये आपका भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है। ये डॉल्फिन मछली जो होती है ये भारत के प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 4 अक्टूबर 2009 में गंगा नदी घाटी के प्राधिकरण में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया। इससे इसके संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए गए। और 97 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तो ये 97 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, चिली की चुकी मात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली की चुकी मात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर। जो चिली की चुकी मात की खाने हैं ये कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और चिली तांबा तथा नाइट्रेट दोनों के लिए जाना जाता है। चिली को तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। तो ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा। 98 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सी जुड़ी है? इसमें ऑप्शन दिया है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है। तो ये आपके कुछ दिए हुए हैं ऑप्शन, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रवर्तक मेधा पाटेकर हैं, जिन्होंने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले के खिलाफ यह आंदोलन चलाया था। तो मेधा पाटेकर जी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न, भारतीय जलवायु से संबंधित जो ENSO है शॉर्ट फॉर्म में, इससे संबंधित कौन सा है? तो ऑप्शन आपको 4 दिए हैं, जिनमें से ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO से संबंधित EL नीनो साउथ ऑक्लिएशन है, ये आपका राइट आंसर है, जिसे हम लोग अल नीनो के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 100 नंबर प्रश्न जो आपका लास्ट प्रश्न है, इसका जो है क्या क्वेश्चन दिया हो गया, 2011 की जनगणना के अनुसार पर भारतीय जो है सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में थी? तो 2011 की जो जनगणना हुई साथियों, उसके आधार पर भारत की सबसे अधिक जनगणना जो हुई थी, वे आपको जानते हैं सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में थी? पूरे दुनिया जानती होगी कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, जिसको हम लोग यूपी कहते हैं।
तो आपको कुछ और आंकड़े हम बता देते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर, क्योंकि अभी तक जनगणना 2021 में नहीं हुई कोविड-19 महामारी की वजह से, और इसलिए जो है आपकी जनगणना को जो पोस्टपोन करके 2026 में ले गया जाया गया है। 2026 में आपकी जनगणना फिर से होगी, अनुमानित जनगणना जो भी होगी। और ऐसे बहुत सारे आयोग हैं जो जनसंख्या को रिपोर्ट को ला रहे हैं। अभी हाल ही में UNFSO के द्वारा जनगणना का जो रिपोर्ट लाया गया है, जिनमें भारत जनसंख्या के मामले में सबसे पहले स्थान पर आ चुका है और चाइना को दूसरे स्थान पर कर दिया है। और पूरे विश्व में 142.81 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है भारत की। ये आंकड़ा भी कुछ दिन पहले आया था, जो कि मेरे माइंड में था, मैंने सोचा आपको बता दें, हो सकता है एग्जाम में ज़रूर ऐसा क्वेश्चन बन जाए और जो करंट में क्वेश्चन बनते हैं। और बता दें आपको कुछ जनगणना 2011 के जनगणना संबंधित क्वेश्चन आपको अभी तक भी पूछे जाएंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 शीर्ष राज्य बताए गए थे, जिनमें से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था, 16.51 करोड़ जनसंख्या थी। और महाराष्ट्र दूसरे स्थान था, 9.28 करोड़ जनसंख्या थी। और तीसरा जो था वो बिहार था, 8.58। और चौथा था पश्चिम बंगाल, 7.54। और पांचवा था आंध्र प्रदेश, 6.99। ये पिछले आंकड़े हैं 2011 के जनगणना के आधार पर जनसंख्या है। और आप नए आंकड़े को ज़रूर देख लीजिएगा, इसलिए कह रहा हूँ करंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ आज कि मैं करंट की क्लास ऑप्शन जो पिछले 1 वर्ष का करंट है, मैं एक नोट्स बना रहा हूँ, जिनमें सारे करंट के क्वेश्चन पूरे 1 साल के मैं विविध के रूप में लाऊंगा और आपको बताऊंगा। पूरे करंट आपके तैयार हो जाएंगे। और जितने प्रमुख दिवस हैं साल के, प्रमुख दिवस पर एक पर्सनल वीडियो ला रहा हूं, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सारे एंट्रेंस एग्जाम के संबंधित होगा। और एक जो आपके प्रमुख उद्योग वगैरह हैं उस पर वीडियो लाएंगे। ऐसे पर्सनली एक एक वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर्स के पूरे 10 वर्षों के सेट में पढ़ा के आपको समाप्त करूंगा, और आप बढ़िया से एग्ज़ाम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो फिर से कह रहा हूँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।